हेलो दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा हमारी इंडिया की गवर्नेंस यानी कि गवर्निंग सिस्टम का अपर हाउस है, ऊपर का लेवल। लोकसभा और विधानसभा लोअर हाउसेस है जो सीधा पब्लिक के साथ पब्लिक से इलेक्शन होके आते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। राज्यसभा एक अपर हाउस है, ऐसा भी बोल सकते हैं कि रिव्यू सिस्टम है जो लोकसभा में पास हुए बिल्स को एक बार फिर से रिव्यू करता है। ओके, तो इसको हम अपर हाउस बोल सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसका जो अथॉरिटी है वो करना होता है रिव्यू करना। लोकसभा में जो बिल्स मेजोरिटी से पास हो गए हैं उसको एक बार रिव्यू करना, जरूरत लगे तो उसमें अमेंडमेंट्स ऐड करना, यानी कि कुछ रिकमेंडेशन देना, कुछ अगर चेंज करने लायक हो तो उसको चेंज करना, या फिर अगर लगे जरूरत तो उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है इन राज्यसभा। ओके, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अपर हाउस ऑफ द इंडियन गवर्नेंस सिस्टम। ओके, लोकसभा में जो बिल अभी अभी ऐसा होगा कि आपको ऐसा सोचोगे कि लोकसभा में अगर बिल पास किया है फिर राज्यसभा उसको रिजेक्ट ही कर रही है, तो मतलब क्या फिर लोकसभा का, है ना। तो लोकसभा में एक इंपॉर्टेंट रोल है, वो भी एक बड़ी सी असेंबली है, राइट। तो उसका जो बिल पास किया गया है अगर राज्यसभा में उसको रिजेक्ट किया जाता है तो फिर से एक मीटिंग बैठती है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स साथ में बैठेंगे और जॉइंटली डिसीजंस लेंगे कि इसका बिल का क्या किया जाए, अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है। अप्रूव करना है तो कैसे अमेंडमेंट्स इसके अंदर, मतलब कैसे चेंजेस इसके अंदर करना पड़ेंगे। ओके, तो ये सब मतलब इसलिए इसको अपर हाउस बोला जाता है। तो इसके मेंबर्स जो है उसको क्या मतलब वो कैसे होंगे, जो लोकसभा के भी ऊपर होंगे इलेक्टेड मेंबर्स। लोकसभा के मेंबर्स जो होते हैं वो पब्लिक द्वारा इलेक्टेड इलेक्शन के थ्रू आए हुए मेंबर्स रहते हैं, मतलब वो लोगों की आवाज है। तो लोगों की आवाज को सुनने के बाद बिल को पास करने के बाद उसके ऊपर भी अगर कोई है तो वो कुछ अलग ही लोग होंगे, है ना। उनका इलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो असेंबली ऑफ मेंबर्स यानी कि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उसको भी इलेक्शन के थ्रू ही डाला जाता है, मतलब लाया जाता है। लेकिन वो इलेक्शन जो है वो जनरल इलेक्शन यानी कि लोगों द्वारा वोट नहीं किए जाते हैं। ये जो वोट है वो विधानसभा के एमएलएस करते हैं, विधानसभा के जो पार्लियामेंट मेंबर्स रहते हैं वो लोग इनको इलेक्ट करते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि ये राज्यसभा का मेन रोल ही है कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के जो इंटरेस्ट है मतलब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के बारे में सुनना। लोकसभा का रोल है लोगों के बारे में सुनना, विधानसभा का रोल है लोगों के बारे में सुनना। लेकिन स्टेट्स यानी कि गवर्नमेंट जो है, आगे स्टेट्स भी लोगों से ही बने हुए हैं, लेकिन जो विधानसभा और लोकसभा को मिला के काम करता है ऐसा बोल सकते हो, दैट इज राज्यसभा। ओके, क्योंकि एमएलएस ने उनको चुना है। अभी देखो इसमें बोलो कि कौन इसके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राज्यसभा में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये इसके ऊपर मैं फिर से आ रहा हूँ रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट, लेकिन ये छूट जाएगा तो अभी ले लेते हैं पहले कि असेंबली ऑफ मेंबर्स मतलब विधानसभा के ये जो मेंबर्स है मतलब राज्यसभा के जो मेंबर्स है वो कौन बन सकते हैं। तो एनी सिटीजन, ओके, एनी सिटीजन जिसकी 18 प्लस एज है, सॉरी 30 प्लस एज है, इसके लिए 18 प्लस नहीं चलता है, इसके लिए क्या होना चाहिए 30 प्लस उनकी एज है। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कोई डिमांड नहीं है यहाँ पे एज यूजुअल, और उनके ऊपर कोई जुडिशियरी केसेस तो चलते हैं लेकिन जुडिशियरी डिस्क्वालिफाइंग केसेस नहीं होने चाहिए, वो उसका अलग से लिस्ट है। ठीक है, तो उसका एज 30 प्लस होना चाहिए। एनी सिटीजन कैन बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्शन के थ्रू, और इलेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, विधानसभा के एमएलएस को उनको सपोर्ट वोट करना चाहिए, वो करना पड़ेगा। इनके पास एटलीस्ट 10 एमएलए का सपोर्ट होना चाहिए टू स्टैंड इन द इलेक्शन, मतलब इलेक्शन में खड़े रहने के लिए उनके पास 10 एमएलए का सपोर्ट होगा तो ही वो वहां पे राज्यसभा के लिए खड़े हो पाएंगे, राज्यसभा के इलेक्शन के लिए खड़े हो पाएंगे, यानी कि नॉमिनेशन अपना डाल पाएंगे। आप पूछोगे कि एमएलए खुद ही बन जाते हैं, एमएलए या फिर यहाँ के एमपी जो है लोकसभा वाले जो एमपीज हैं वो खुद ही नहीं बन जाते होंगे राज्यसभा के मेंबर्स, तो हाँ वो बन सकते हैं। एमएलए या एमपीज जो है वो राज्यसभा के मेंबर्स जो है बाय इलेक्शन बन सकते हैं, लेकिन अगर इफ दे
ट्राई और दे बिकम द राज्यसभा मेंबर, तो उनको ये सीट छोड़नी पड़ेगी। वैसे ही एमपीज के लिए अगर वो राज्यसभा के मेंबर बनना चाहते हैं तो उनको ये सीट एमपी की सीट जो है उसको उनको छोड़नी पड़ेगी, देन ओनली दे कैन बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा। ओके हाँ, तो अभी मैं इसके ऊपर आता हूँ कि रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। तो स्टेट्स और यूटी क्या होता है, स्टेट यानी राज्य और यूटी होता है यूनियन टेरिटरीज। तो यूटीज और स्टेट्स में भी होते तो लोग ही है, राइट, लेकिन उन्होंने स्टेट्स ने अलग लॉ बनाए हैं अपने, राइट, क्योंकि विधानसभा होती ही है इसलिए। तो स्टेट्स और यूटीज ने अपने लॉज अलग से बनाए हुए, अपने हिसाब से, अपने राज्य के हिसाब से अलग से लॉज बनाए हुए हैं, और लोकसभा में अलग से लॉज पास हुए हैं। तो अगर ये दोनों मैच नहीं करते हैं, क्योंकि लोकसभा सिर्फ सेंट्रल का काम है, राइट, वो सेंट्रल रिलेटेड मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉज क्रिएट करती है पूरे इंडिया के लिए, और स्टेट ने अलग से लॉ लगा दिया, तो स्टेट का लॉ और सेंट्रल का लॉ कभी मैच नहीं किया, तो इन दैट केस स्टेट को तो गिव अप ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रल उसके ऊपर आता है। तो इन दैट केस अगर स्टेट के लॉज को पावरफुल बनाना है या फिर स्टेट के लॉज के बारे में गवर्नमेंट को बताना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि भाई हमारे यहाँ पे ऐसा चलता है, हमारी ऐसी मेंटालिटी है, ऐसे लोग यहाँ पे रहते हैं, ऐसी हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, राइट, तो अकॉर्डिंगली हमारे लॉज में थोड़ा बहुत ऐसा छूटछाट या फिर थोड़ा बहुत रूल्स में चेंजेस होने चाहिए। दैट इज द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा में आए हुए बिल को फिर से रिव्यू करेगा इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। गेटिंग राइट? तो ऐसे होता है ये काम, ओके, राज्यसभा का। अभी राज्यसभा में टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? तो राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर्स होते हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ होने चाहिए, ओके, 250 मेंबर्स कंपल्सरी नहीं, लेकिन होने चाहिए। हमारे यहाँ अभी 245 मेंबर्स हैं, ओके, जिसमें से 233 मेंबर्स जो है वो इलेक्टेड होते हैं, और बाकी के 12 जो है दैट इज नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको नॉमिनेट करते हैं। और ये 12 जो है वो स्पेशल कैटेगरी वाले लोग होते हैं, जैसे बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं ना, सचिन तेंदुलकर इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट, तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, या फिर बहुत अच्छा सॉन्ग, मतलब फेमस लोग यहाँ पे होते हैं। राज्यसभा के जो 233 मेंबर्स है वो भी कुछ फेमस ही लोग होते हैं, जैसे अमित शाह, अरुण जेटली, है ना, मनमोहन सिंह, ऐसे लोग ही मेंबर ऑफ राज्यसभा होते हैं। तो वो लोग भी कुछ ऐसा ही करते हैं, ओके। अभी ये जो 233 मेंबर्स हैं वो ऐसा थ्रू आउट नहीं होता है, वो भी मेंबर ऑफ राज्यसभा जो है वो भी डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द स्टेट, मतलब साइज ऑफ द स्टेट यानी पॉपुलेशन के फॉर्मेट में देखिए। मतलब अगर यूपी की बात करें तो यूपी एक बड़ा स्टेट है, बहुत सारे वहां पे एमएलएस रहेंगे। हमने एमएलएस के लिए देखा था 60 to 500 एमएलएस कैन बी देयर। तो यूपी एक बड़ा स्टेट है और उसमें बहुत सारे एमएलएस रहते हैं। और जबकि गोवा की बात करें तो गोवा जो है एक छोटा सा स्टेट है, गोवा, मिजोरम, ये सारे छोटे छोटे स्टेट्स हैं, तो इसमें ज्यादा एमएलए नहीं रहेंगे, इसमें सिर्फ 40 एमएलएस होते हैं मैक्सिमम, और यहाँ पे 500 तक एमएलए हो सकते हैं। तो फिर ऐसा होगा ना कि यहाँ वाले जो है ज्यादा वेटेज रखेंगे और वो वाले एमएलए जो है ज्यादा वोट करके अपने सारे एमएलए को यहाँ पे घुसा देंगे, या फिर अपने ही लोगों को यहाँ पे घुसा देंगे 233 राज्यसभा में, राइट। तो गोवा का इट इज पॉसिबल कि अगर वोटिंग होगा तो गोवा का तो कोई मेंबर ही नहीं जा पाएगा 233 राज्यसभा में, राइट। इसलिए इसमें भी कोटा रखे गए हैं, यानी कि गोवा के लिए अकॉर्डिंग टू इट्स लिमिट, मतलब उनके जो 40 एमएलए है, तो 40 एमएलए के अकॉर्डिंगली उनको एक या दो ही चांसेस, मतलब एक या दो ही राज्यसभा मेंबर्स रखने के लिए अलाउड है। और वैसे ही यूपी के लिए मैक्सिमम, मतलब ऐसा नहीं होगा कि गोवा को चांस ही ना मिले, यानी कि छोटे राज्य को, छोटे स्टेट को चांस ही ना मिले राज्यसभा में अपने मेंबर्स रखने का। हर एक राज्य का एक कोटा होता है कि मिनिमम इतने, मैक्सिमम या मिनिमम इतने एमएलएस या सॉरी इतने राज्यसभा मेंबर्स जो है आप इलेक्ट कर सकते हो। बाकी के लिए दूसरे बड़े राज्य के लिए बड़ा कोटा रहता है, लेकिन कोटा सबका फिक्स रहता है, तो कोटा के अकॉर्डिंगली उनके लिए जगह फिक्स रहती है, वो मिस आउट कर जाएंगे, ऐसा कभी नहीं। तो और भी कुछ इंपोर्टेंट चीजें जो हमें जानना जरूरी है राज्यसभा के बारे में। तो हमारा राज्यसभा का जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है? तो देखिए, इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, चेयरपर्सन, राज्यसभा का जो चेयरपर्सन होता है
he or she is the vice president of India. इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट रहेगा वो राज्यसभा को हैंडल करेगा. In absence of vice president, the deputy president will be there. Okay? ये एक परमानेंट हाउस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. ये एक परमानेंट हाउस है, लोकसभा या विधानसभा की तरह ये डिसॉल्व नहीं होता है, ये हमेशा रहता है. लेकिन इसके जो मेंबर्स हैं उसमें से 1/3 मेंबर्स एवरी 2 इयर्स रिटायर हो जाते हैं. रिटायर मतलब उनको हटा के नए मेंबर्स को चांस दिए जाता है. मतलब अगर वो 245 है तो उसका 1/3 पोर्शन जो है, 1/3 नंबर ऑफ मेंबर्स जो है उनको रिटायर कर दिया जाता है. जो पुराने मतलब अकॉर्डिंगली होता है, ऐसा नहीं होता है कि किसी को भी निकाल दिया. जो सबसे पुराने हैं वो धीरे धीरे 1/3 करके निकलते जाएंगे और नए जो है वो एंटर करते जाएंगे. तो ये परमानेंट हाउस है, पूरा कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा, ये हमेशा रहेगा. राज्यसभा हमेशा रहती है, लेकिन उसके मेंबर्स जो है धीरे धीरे करके रिटायर होते जाते हैं और उसके बदले नए मेंबर्स, यानी कि राज्यसभा में चेंजेस आते हैं. लोकसभा और विधानसभा की तरह 5 साल के बाद ये डिसॉल्व नहीं होते हैं. एवरी 2 इयर्स इसके मेंबर्स थोड़े बहुत 1/3 मेंबर्स को बदल दिया जाता है. ओके, पावर्स, इसके पास क्या क्या पावर्स है. तो जैसे कि मैंने बताया, लेजिस्लेटिव यानी कि लॉज रिलेटेड पावर, जो लोकसभा में बिल्स पास किए गए हैं उसको रिव्यू, चेंज, अमेंड यानी कि चेंज या फिर रिजेक्ट किया जा सकता है. इन केस राज्यसभा लोकसभा के बिल को अगर रिजेक्ट करती है तो इन दैट केस उनको ज्वाइंट सीटिंग करनी पड़ेगी. फिर से लोकसभा के साथ ज्वाइंट सीटिंग यानी दोनों मिल के फिर से इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे एंड कुछ अमेंडमेंट्स के साथ अगर बिल्स पास करने हैं तो पास करेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट करेंगे. लेकिन ये इसका बहुत ही अच्छा और बड़ा पावर है इसके पास. दूसरी एक चीज की मनी बिल्स. मनी बिल यानी कि ऐसे बिल्स जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट या सेंटर्स की सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में होते हैं. बिल का मतलब हुआ कुछ लॉ. ओके, बिल का मतलब बेसिकली यहाँ पे लॉ ही होता है कि फाइनेंस रिलेटेड कुछ भी लॉ हो जिसमें ओनली फाइनेंस की बातें हो, फाइनेंस यानी पैसे की बातें हो, तो उसको मनी बिल कहा जाता है. तो मनी बिल जो है उसको राज्यसभा में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता. मतलब बाकी सारे बिल्स, बाकी सारे लॉज के लिए जो प्रस्ताव रहते हैं उसको बिल बोला जाता है. तो लॉ के लिए, लॉ रखने के लिए या फिर लॉ को मिटाने के लिए जो प्रस्ताव रखे जाते हैं वो पहले राज्यसभा में रख के वहां से पास करके फिर लोकसभा में जाके वहां पे पास किए जा सकते हैं. या फिर उसका उल्टा, लोकसभा में प्रस्ताव रख के उसको लोकसभा में पास करके उसको राज्यसभा में लेके आने के बाद राज्यसभा में पास करके उसको अप्लाई किया जा सकता है. दैट कैन बी डन. ओके, लेकिन मनी बिल्स जो है दैट कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन द राज्यसभा. ओके, याद रखना हमें, मनी रिलेटेड बिल्स, ओनली फाइनेंस रिलेटेड बिल्स जो है वो आपको लोकसभा में ही प्रस्ताव पहली बार रखना पड़ेगा. ओके, ओनली पास इन लोकसभा, लोकसभा में ही उसको पहली शुरुआत मिलनी चाहिए. फिर वो राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में इसका, राज्यसभा का इसके ऊपर इतना ज्यादा पावर नहीं है. राज्यसभा का इसका पावर जो है वो 14 डेज तक वो होल्ड कर सकते हैं. रिजेक्ट तो नहीं कर सकते, वो 14 डेज तक उसको होल्ड कर सकते हैं. अगर वो 14 डेज तक उसको कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करते, पास नहीं करते, देन आल्सो इट इज ऑटोमेटिकली पास्ड. मतलब मनी बिल्स जो है वो पहले किसमें रखे जाएंगे, लोकसभा में ही रखे जाएंगे. राज्यसभा में पहले उसको नहीं रखा जा सकता. और मनी बिल जब लोकसभा में पास हो जाता है तो 14 डेज में उसको राज्यसभा को लोकसभा के पास करने के 14 डेज के अंदर अंदर उसको उसके ऊपर आंसर देना होगा, आइदर अमेंडमेंट या फिर अप्रूवल. ओके, अगर अमेंडमेंट नहीं करते हैं वो लोग 14 डेज के अंदर, राज्यसभा अमेंड नहीं करती है तो ऑटोमेटिक सेम बिल पास हो जाता है. ओके, ये एक मतलब ड्रॉबैक और लिमिटेशन है, ऐसा हम बोल सकते हैं. दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर्स. कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा संविधान. संविधान में जब चेंज करने हो, ओके, जैसे अभी वो कश्मीर, जम्मू कश्मीर के ऊपर से वो 371 वाली कलम जो है हटा दी और बहुत सारे चेंजेस मतलब कर रहे हैं हमारे बीजेपी के मेंबर जो है मोदी जी और अमित जी और बहुत सारे मतलब वो लोग, उनकी टीम जो है बहुत सारे चेंजेस करना चाह रही है. तो दैट चेंजेस आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान के अंदर अगर चेंजेस लाने हैं तो वो पहले राज्यसभा में लाने पड़ेंगे, राज्यसभा में उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, देन इट विल गो टू लोकसभा. हाँ, लोकसभा में डायरेक्टली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन पहले क्योंकि
अच्छे मेंबर्स जो समझने वाले मेंबर्स हैं वो जनरली राज्यसभा में होते हैं। तो राज्यसभा में पहले कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चेंजेस लाने हैं वो वाले बिल्स पहले राज्यसभा में रखे जाते हैं, वहां पे थोरोली उसके ऊपर डिस्कशन होता है, देन उसमें अंदर जो भी चेंजेस लाने हैं वो लेके आते हैं और उसके बाद उसको लोकसभा में एक बार रखा जाता है फॉर मेजोरिटी। ओके, स्पेशल मेजोरिटी होती है उसमें। स्पेशल मेजोरिटी मतलब जनरली क्या होता है कि 500 लोगों की अगर सभा है, ओके, तो 250 एटलीस्ट प्रेजेंट होने चाहिए। ओके, चीजें याद रखो, अगर 500 लोगों की सभा है, मतलब असेंबली अगर 500 लोगों की है तो एटलीस्ट 50% शुड बी प्रेजेंट, सॉरी 50% से ज्यादा 251 प्रेजेंट होने चाहिए, तब ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड बिल जो है रखे जा सकते हैं। ओके, और उसमें भी 250 का आधा होता है 125, 125 प्लस 1 126 प्लस 1 127, इसका आधे से एक ज्यादा 127 मेंबर्स जो है अगर पॉजिटिव वोट देते हैं तो उसको बोला जाता है सिंपल मेजोरिटी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड जो अगर चाहिए तो हमें कितना में मेजोरिटी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। बाकी सारे जो रेगुलर बिल्स जो होते हैं, रेगुलर जो प्रस्ताव होते हैं, मनी रिलेटेड जो प्रस्ताव होते हैं, उसमें क्या होता है सिंपल मेजोरिटी होती है, यानी कि आधे से एक ज्यादा, दैट इज कॉल्ड मेजोरिटी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में अगर चेंज लाने होते हैं तो 2/3 और एटलीस्ट 50% अवेलेबिलिटी होनी चाहिए जितने भी मेंबर्स अवेलेबल है। राज्यसभा है तो हमारे जो 245 है तो 245 के हाफ मेंबर्स, हाफ से एक ज्यादा मेंबर्स एटलीस्ट अवेलेबल होने चाहिए, और जो भी अवेलेबल है उसमें से 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, तब जाके वो बिल पास किया जा सकता है। दूसरा, इमरजेंसी रोल भी ये लोग एक्चुअली, मतलब राज्यसभा जो है इमरजेंसी रोल भी एग्जीक्यूट करती है। कभी कभी ऐसा होता है, मैंने अगले वीडियो में बताया कि लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा या विधानसभा को डिसॉल्व करना पड़ता है अर्ली। तो जब लोकसभा ही नहीं है तो टेम्पररी लॉज बनाने के लिए कौन काम करेगा, तो टेम्पररी लॉज बनाने के लिए राज्यसभा काम करेगी, क्योंकि राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। ओके, तो ये स्पेशल लॉज बनाते हैं इन डिसॉल्व्ड लोकसभा कंडीशंस। ठीक है, तो ये था राज्यसभा के बारे में। आई होप आपको मैंने अच्छे से समझाया है। इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे हम। ग्राम पंचायत, हम नगर पालिका, महानगर पालिका, ये लोग कैसे काम करते हैं, इनका इलेक्शंस कैसे होता है, कॉर्पोरेटर कौन होते हैं, ओके, काउंसिलर्स कौन होते हैं, ये सारी चीजें जो है नेक्स्ट वीडियोस में समझने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।